बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 मार्च और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर, आतिफ असलम को भी तमगा मिल गया। आप कहेंगे हैं ये कौन सी खबर हुई? 23 मार्च कल थी। हमने बहुत सारे नाम सुने, कुछ तो मज़े खेज भी थे जिनको तमगे मिले, बल्कि ज़्यादातर मज़े खेज थे। आतिफ असलम का तो उनमें नाम नहीं था। ये डॉक्टर गिल कहाँ से निकाल लाए हैं? आतिफ असलम को भी तमगा मिल गया। आपको पूरी तफसील बताएंगे, बल्कि इस तमगे पर तो कंपटीशन भी बहुत सख्त है। पूरी इसकी तफसील सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी तो बताना है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को भी 50 साल के बाद तमगा दिया गया है। उसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। उसके अलावा कुछ तुर्की के मामलात हैं, कुछ बांग्लादेश के मामलात हैं, कुछ बलूचिस्तान के मामलात हैं। वहाँ भी तमगों के रौले पड़े हुए हैं और बहुत सारे मसले हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा आतिफ असलम साहब के तमगे की बात को तय कर लें। आपको पता है कि 22 मार्च को, गालिबन 23 मार्च से एक दिन पहले, आतिफ असलम साहब का DGISPR साहब के चैनल से एक नगमा तराना जारी किया गया। अब ये आतिफ असलम साहब ने ये नगमा तराना क्यों गाया, इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि इससे चंद हफ्ते पहले DGISPR ने अपने ऑफिशियल चैनल से, या ISPR ने अपने ऑफिशियल चैनल से एक नगमा या तराना जो है वो रिलीज़ किया था। जो उनके जो अमूमी सिंगर हैं, अच्छे सिंगर हैं, लेकिन अमूमी तौर पर वही गाते हैं ISPR के लिए, और उनका नाम है कामरान उल्ला खान। अब कामरान साहब ने वो नगमा भी गाया। पहले भी बहुत सारे नगमे या तराने उन्होंने ISPR के लिए गाए हुए। अब जब उन्होंने गाया और वो रिलीज़ हुआ तो उसको तकरीबन 85% लोगों ने डिसलाइक कर दिया। चंद ही दिनों के अंदर 85% लोगों ने डिसलाइक कर दिया, और बहुत ही छोटे से नंबर ने उस तराने को सुना या देखा। तो मतलब वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। फ्लॉप तो छोटा वर्ड होगा, मतलब वो नेगेटिव उसका स्कोर आया, क्योंकि उसको 85% लोगों ने डिसलाइक किया। अब आपको पता है ना कि हमने अकल तो करनी नहीं। हम तो हर वो काम करेंगे जिसमें से नुकसान होगा, और फिर हम कहेंगे कि नहीं, ये काम गलत नहीं था, ये जिसको हमने करने को दिया था वो गलत था। अपनी सोच नहीं बदलनी कि मामला कहाँ ख़राब है, लेकिन हमने दूसरी तरफ से आना है। तो फिर जनरल शरीफ साहब जो DGISPR है, उन्होंने फैसला किया कि सिंगर माठा था, कोई तगड़ा सिंगर लाओ, वरना तो लोग तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदगी फरमाते हैं। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ। ये ज़रा उनकी स्टेटमेंट पढ़ लें कि कोई भी सर्वे उठाकर देख लें, अवाम जिस अदारे पर सबसे ज़्यादा एतमाद करती है वो फ़ौज है। माशरे में इस्तेहकाम आया है, बाशऊर अवाम को समझ आ गई है कौन झूठ बोल रहा है। हमारी ताकत सच्चाई है, मीन हमारा सच ही हमारी ताकत है, हम सच ही बोलते हैं। अब कौम जो है वो मुल्क के दिफा में तो फौज के साथ है और रहेगी। कोई भी हमारा जो फॉरेन एनिमी हो या टेररिस्ट हो, अगर वो हमला करें या वहां पर हमारी फौज का मुकाबला हो, तो जाहिर है मुझ समेत पूरी कौम ही जो है वो फौज के साथ खड़ी होगी, और होना भी चाहिए। उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्शन लूटना है, नवाज शरीफ को फॉर्म 47 जारी करना है, ये जो अदलिया का जो कुछ करना है, ये जो लोगों को नंगा करना है, उठाना है, ये जो मुकदमे बनाने हैं, ये सब कुछ, इस पर तो कौम नहीं खड़ी ना। इसमें तो कौम सच नहीं जानती। अच्छा, इसके बाद फिर अखबारों में खबरें लगाई गई कि जनाब मकबूलियत 95% हो गई है। अब इन सब मकबूलियत के बाद कामरान उल्ला खान का वो गाया हुआ जो नगमा तराना था वो जारी किया गया। उसमें से रिजल्ट आ गया इंतशारी किस्म का, 85% थम्स डाउन, मतलब कि 85% लोगों ने उसे रद्द कर दिया। तो फिर DG साहब ने सोचा कि नहीं, मसला कामरान के अंदर है, और उन्होंने सुना ये कि विस्पर किया कि क्योंकि इसका नाम इमरान के साथ मिलता है, कामरान का, तो सीगे वैसे ही हैं। इसने जान के गाना नहीं अच्छा गाया, ये अंदर से इमरान खान से मोहब्बत करता है, इसलिए ये जो तराना गाना है ये पिट गया है। तो उन्होंने कहा फिर सबसे बड़ा सिंगर पाकिस्तान का, बड़ा पहलवान जो है वो उतारो, और इसमें कोई शक नहीं। आप जो तनकीद करें, तारीफ करें कि आतिफ असलम जो है वो पाकिस्तान के जो 2 3 4 बड़े सिंगर हैं। मैं इसलिए किसी को पहला दूसरा तीसरा नंबर नहीं देता कि मैं कौन सा कोई गवैया हूँ या राग मल्हार गाता हूँ, या मैं तानसेन का शागिर्द रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि फ़लाना नंबर 1 है, फ़लाना 2 है। आप में से जो राहत साहब को सुनते होंगे उनको वो ज़्यादा पसंद होंगे, किसी को आतिफ साहब की वो जो अंदर से आवाज़ आती है वो पसंद होगी। तो इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि कौन नंबर 1 है। लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि वो जो टॉप 3 4 5 सिंगर्स हैं उनमें एक है आतिफ साहब। तो DG साहब ने उनको, बड़े पहलवान को, मैदान में उतारा। अब बड़े पहलवान ने बाकी तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इस वक्त आतिफ असलम साहब का स्कोर जो है वो वक्त के हिसाब से, रिलीज के बाद वक्त के हिसाब से कामरान उल्ला खान से भी आगे है। इसलिए मैंने कहा उन्हें तमगा मिल गया है। 78% लोगों ने डिसलाइक किया है। अच्छा, अब ओवरऑल तो वो 85% पे खड़ा है, लेकिन वो 85% बड़े दिनों में पहुंचा था। अब यहां पर 78% लोगों ने डिसलाइक कर दिया है विद इन, आप ये कह लें कि कोई 36 आवर्स। तो वक्त के अंदर जो नजर आ रहा है कि इसने उससे भी ऊपर जाना है। तो अब मुझे नहीं पता, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डिसलाइक करें या लाइक करें, क्योंकि मैं ये बदयांती नहीं करूंगा। ये आपकी अपनी मर्जी, आप लाइक करें, आप डिसलाइक करें, जो आपका ज़मीर कहता है आप वो करें।
लेकिन मुझे जो स्कोर नजर आ रहा है इस वक्त का, वक्त के लिहाज से, उसमें कामरान उल्लाह को तमगा नहीं मिल सकता, आतिफ असलम के नाम ये तमगा हुआ। अब आप गौर करेंगे कितना बड़ा सिंगर था चौधरी ने, जिस पर भी हाथ रखा है पिछले थोड़े अरसे में उसकी तबाही और बर्बादी कर दी है। नवाज शरीफ देखें, पुराने साइकिल की तरह बेचारा, मतलब कि वैसे तो वो बुजुर्ग सियासतदान है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अजरा तफन्नन कह रहा हूं कि वो ऐसे ही है जैसे सिगरेट और पीछे से उसका फिल्टर निकाल ले, उसको फिर हर बंदा तो नहीं पिएगा। तो कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेचारे अपने सहक रहे हैं अपने जख्मों को। क्रिकेटर्स के साथ क्या हालत हुई है, न्यूजीलैंड ने सीरीज हरा दी है हमें, 3-1 से उन्हें बर्तरी हासिल होगी, एक मैच रहता है, अब खेले ना खेलें सीरीज वो जीत गए। उन्होंने कोटापा चढ़ाया, इससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहले बाहर निकले थे, उन्हें हमने काकूल में ट्रेनिंग दी थी, उनको हमने मोहसिन नकवी दिया था, और नून लीग के ऊपर हमने दस्ते शफकत रखा था, पाकिस्तानी मीडिया पे हमने दस्ते शफकत रखा था। तो जिस जिस पर चौधरी ने दस्ते शफकत रखा है उसकी बस तबाही कर दी, उसका कैरियर जो है उसको चार चांद लगा दिए। अब ये कसर रह गई थी जनाबे वाला, और ये कसर रह गई थी जो आतिफ असलम साहब की, अच्छे सिंगर थे, लोग एहतराम भी करते थे, सुनते भी थे, आज उन्हें भी तमगा मिल गया है। और अब मुझे नहीं पता कि अब दोबारा कुछ सर्वेज की खबर जो है वो जारी ना हो जाए। मैंने आपको एक ड्रामे के बारे में भी बताना है, एक ग्रीन इंटरटेनमेंट नाम से ड्रामा है, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इसके पीछे भी चौधरी हैं, मीन वो जो ग्रीन इंटरटेनमेंट है उनको भी चौधरी साहब की सपोर्ट हासिल है, या उसके पीछे भी चौधरी साहब ही कहीं ना कहीं कार फरमा है। तो जो ग्रीन एंटरटेनमेंट है उन्होंने एक ड्रामा बनाया है जिसमें टारगेट किया गया है इमरान खान साहब को। अभी मैंने वो ड्रामा खुद देखा नहीं, मुझे कांटेक्ट करके बताया गया है, इसलिए मैं देखूंगा कि क्या कार्रवाई डाली गई है, और उसके बाद फिर एतराज़ात होते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें डिस्कस किया जाता है और हमारी बातें की जाती हैं, और खुद कैसी कैसी कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं। भारत हमारी टीम उस ड्रामे को देखेगी और अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे कि क्या वाकई ऐसी कोई बात है, या हमें सिर्फ ये जो लोगों की राय मिली है ये गलत मिली है। अब चलते हैं भुट्टो साहब के तमगे की तरफ। भुट्टो साहब को 50 साल के बाद तमगा मिला। अब भुट्टो साहब का तमगा बनता है कि नहीं? पहले बिल्कुल बनता है। भुट्टो साहब के साथ जुल्म हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। इससे पहले भुट्टो साहब ने जुल्म किए थे कि नहीं? बिल्कुल किए थे। भुट्टो साहब एक डिक्टेटर के साथ आए थे, बल्कि मल्टीपल डिक्टेटर्स के साथ उन्होंने काम किया। एक वक्त पर वो खुद ही डिक्टेटर बन गए, और उसके बाद फिर उनके साथ हादसा हुआ, और वो जो बाद में उनका मजलूम वाला सारा सफर है उसमें हम उनके साथ हैं, उनकी सताइश करते हैं और समझते हैं कि ये तमगा उन्हें ठीक मिला। तमगे के ऊपर कोई हमें एतराज़ नहीं है, ना ही उसका किसी किस्म का तमस्कर उड़ाया जाएगा। वहां पर उनकी बेटी भी मौजूद थी, उनकी अकलौती औलाद जो जिंदा है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, सनम भुट्टो साहबा। उन्होंने वो तमगा रिसीव किया, वो आप दीदा हो गई जब उनके वालिद का ये तमगा अवार्ड किया गया। बिलावल भुट्टो ने अपने ही वालिद आसफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने तमगा दिया। सदर पाकिस्तान, कमांडर इन चीफ मुसल्लह अफवाज के, उन्होंने ये तमगा सनम भुट्टो साहबा को दिया। अब उनकी तो हम जाहिर है उनका आबदीदा होना बनता था, उनके वालिद के साथ कितना जुल्म हुआ, फिर उनकी बहन के साथ, उनके भाइयों के साथ, तो उनके ऊपर भी कोई बात नहीं, वो भी बेचारी वहाँ खड़ी, उनको भी इस्तेमाल किया गया। अब ज़रा गौर करें कि जिन्होंने फांसी दी तमगे भी आज वही दे रहे हैं, जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी। ज़रा हुस्ने करिश्मा साज देखें कि आज वही, अब मेरे इस लफ्ज़ को भी हमारे एक दोस्त है उन्होंने करेक्ट करना है, क्योंकि मैं अक्सर उर्दू के लफ्ज़ गलत कहता हूँ, वो करेक्ट करते हैं, ज़रूर किया कीजिए, आपका शुक्रिया। बल्कि एक हमारे और दोस्त हैं खलील रहमान कमर साहब, मारूफ ड्रामा नगार, पाकिस्तान के बड़े बड़े क्या बहुत बड़े ड्रामा राइटर हैं। पिछले दिनों अमेरिका से कोई दोस्त पाकिस्तान गया था जो उनके साथ मिल रहा था, तो उन्होंने उनके हाथ पैगाम भेजा कि शहबाज गिल साहब को कहिए कि ये मनोअन नहीं होता, मनोअन होता है, और उसके साथ साथ कच्चा चट्ठा नहीं होता, कच्चा चिट्ठा होता है। तो अब मैं ये कुरेक्शन कर रहा हूँ, आप खलील साहब का भी शुक्रिया, और भी दोस्त जो कुरेक्शन करते हैं ज़रूर भेजिएगा कुरेक्शन, इससे मेरी भी चीज़ें बेहतर होती हैं, उर्दू बेहतर होती है। मैं तो क्योंकि पैदाइशी तौर पर पंजाबी हूँ, मेरी मादरी ज़ुबान तो पंजाबी है, और उसमें मैं दुनिया की कुरेक्शन करता हूँ, क्योंकि वो मुझे, मेरा ख्याल है कि क्योंकि वो मेरी माँ की ज़ुबान है तो मुझे आती है। तो उर्दू तो हमने बाद में सीखी थी, हमारी सेकंड लैंग्वेज थी, और बस ऐसे ही सीखी थी। सीखी क्या थी, धक्का ही लगाया था हमने, तो बस रट्टे शट्टे मार के तो बस गुजारा शुजारा करते हैं। तो एनीवेज आप सबका शुक्रिया, जितने लोग भी मेरी तस्हीह करते हैं वो आप बहुत अच्छा करते हैं, और प्लीज़ किया कीजिए। अच्छा, अब ये देखिए कि ये ज़माना भी आना था कि जिसने फांसी दी है, ये मैं कोई तमस्खर में नहीं हंस रहा, मैं तो तरस खा के हंस रहा हूँ अपने ऊपर, मीन हमारी जो हालत हो गई उस पर। अब आप कहेंगे फांसी किसने, वो तो ज़ियाउल हक थे। भाई आज भी ज़ियाउल हक के बेटे जो हैं इजाज़ुल हक साहब, वो आज भी फॉर्म 47 के ऊपर, बसरा साहब जीते हुए वहां से, शौकत बसरा वहां 1 लाख लीड से जीता हुआ है, फॉर्म 40, और उसने कुरान पे रख दी हुई है, कुरान करीम पे सीट, उसने कहा कि ये हल्फ दे दे और ले जाए, मैं मान लूंगा। फॉर्म 47 के, और याद करें ना वो ज़ियाउल हक मरहूम के मज़ार पर चले गए थे शौकत बसरा। तो अब मामला ये है कि वही इजाजुल हक बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि वो वालिद उनको ने किया, वो उसके जिम्मेदार कैसे? बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, वेस्ट में ऐसा होता है, अगर माँ बाप ने कोई काम किया हो, आप
उनसे फिर लातल्लकी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उनकी विरासत और जायदाद के ऊपर सेठ नहीं बनते। अगर आप उनकी बनाई हुई एम्पायर को आपने इस्तेमाल करना है, स्टेट्स को इस्तेमाल करना है, ज़मीनों में हल चलाने हैं जो उन्होंने ठगी हूं कौम से, और वो पूरा जो पॉलिटिकल आपको उन्होंने मामला दिया है उसका आपने फ़ायदा उठाना है। जो आपको वो बना गए हैं एक लोअर मिडिल क्लास से उठा के शराफिया में पहुंचा दिया है, आपने उस सारे काम से फ़ायदे उठाने हैं। मतलब मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो जो उन्होंने बुरा काम किया हुआ है उसके आप फिर जिम्मेदार नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। तो बहरहाल वही पार्लियामेंट जिसमें से वोट लेके, और किसका वोट लेके, इजाजुल हक का वोट लेके, वही आसिफ जरदारी वहां खड़े हैं और नुसरत भुट्टो के हाथ में तमगा दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तौहीन की गई है भुट्टो साहब की भी और नुसरत भुट्टो साहबा की भी। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग मेरा वीलॉग देखते हैं जिनका लव अफेयर भुट्टो साहब के साथ बहुत गहरा है, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमारा इमरान खान साहब के साथ है। तो कई दफ़ा हमारी बातें उनके दिल को चीरती हैं, नेगेटिव लगती हैं, उन्हें लगता है कि हम गुस्ताखी कर रहे हैं। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपके जज्बात प्योर हैं, खालिस हैं, और मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैं बिल्कुल किसी जगह पर भुट्टो साहब की इसमें तहकीर करने की कोशिश नहीं कर रहा या भुट्टो साहब के खिलाफ कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो ये जो मौजूदा सेटअप है मैं सोच रहा हूँ, मतलब इस सेटअप में कम से कम ये जरूरत तो नहीं होनी चाहिए थी। चले अगर आपने तमगा देना ही था तो जब आप 2008 में आए थे तभी दे देते, हालांकि उसमें भी बहुत कुछ था पीछे, बहुत सारी डील्स हुई थी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, आप सबको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो डील हो रही थी, लेकिन क्योंकि वो शहीद हो गई थी तो फिर सब खत्म हो गया, तो तब दे देते आप तमगा। चले कुछ आपकी बात रह जाती, लेकिन खैर कई दफ़ा हमें तमगा आया होता है, भले जो कुछ भी हो। अगली खबर है तुर्की के अंदर, जैसे आप आजकल अब नाम भी चेंज हो गया लेकिन हम तो तुर्की कहेंगे, हमें वही आदत पड़ी हुई है। तुर्की में जो इस वक्त रजब तैयब अर्दगान है वो 20-22 साल से 25 साल से वहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं। पहले ये इस्तंबुल के मेयर थे और बिला शिरकत गैर वहाँ पर वो इस वक्त अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इस वक्त तुर्की में एक और पॉपुलर लीडर उभर रहे हैं जो इस्तंबुल के इस वक्त के मेयर हैं। किसी ज़माने में रजब तैयब अर्दगान भी इस्तंबुल के मेयर थे। ये जो लोग तुर्की के बारे में नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं वो इग्नोर कर दें इस बात को। अब उन्होंने, जो इस वक्त मेयर हैं, उन्होंने सदारती उम्मीदवार बनना था, उनका ऐलान होना था, उससे पहले चंद दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया करप्शन के इल्ज़ाम, और ये कहा गया कि जो कुर्द सेपरेटिस्ट हैं इनकी उनसे रिलेशनशिप है और उनको तुर्की ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इन इल्ज़ामात की पादाश में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो मेयर हैं इस वक्त के इस्तांबुल के, अब उनके हामियों ने सड़कों पर आना शुरू कर दिया है और बड़े मुजाहरे होने शुरू हो गए। आल्दो लाठीचार्ज हुआ है, ताकत का इस्तेमाल हुआ है अभी, लेकिन वहाँ पर मुजाहरे बढ़ रहे हैं। और ये किसी एक शहर में नहीं कि इस्तंबुल में हो रहे हैं या इजमीर में हो रहे हैं, या तकरीबन पूरे तुर्की में बाई एंड लार्ज हर जगह पर ये मुजाहरे हो रहे हैं। और जो मेरी सेंस है, मैंने ये खबर 3 दिन से या दो दिन से, तीन तो नहीं लेकिन 2 दिन से आपके सामने रखने को, पिछले 2 से 3 वीलॉग्स में ये खबर हमारे सामने थी, लेकिन हमारे अपने लांझे ऐसे 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 तमगे मिल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट खबरें छोड़नी पड़ती हैं फिर। तो बहरहाल ये 2-3 दिन से हम इस खबर को लेकर चल रहे थे, आपसे शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है मामला और हमें लग रहा है कि ये मामला और बढ़ जाना है। बांग्लादेश में भी अनरेस्ट हो रही है। 22 तारीख को वहाँ की मिलिट्री ने एक हंगामी GHQ के अंदर मीटिंग की है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कब्जा करने वाले हैं मिलिट्री, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, वो कब्जा नहीं, मिलिट्री कहती है हम कब्जा नहीं कर रहे, ये ऐसे ही शोशा है, हम तो बस जो ग्रुप से एक दूसरे से लड़ रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं। बहरहाल देखते हैं बांग्लादेश में मामला किधर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हालात मखदूश हैं। मेरे ज़ाती तजिए में वहाँ पर डॉक्टर यूनुस ने बहुत बड़ी हमाकत की है, गलती की है। चले हमाकत सख्त लफ्ज़ होगा, उन्हें फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए था। उस वक्त एक हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़्यादा, शेख हसीना के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़्यादा लोगों का गुस्सा भी था और इनकी भी एक आप ये कह लें कि इनकी भी पॉपुलैरिटी थी, तो ये ज़्यादा वोट लेते। ये जो इन्होंने इंटरम सेटअप को बहुत लंबा किया, पता नहीं क्यों, शायद अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं या वट एवर द रीज़न, उससे इन्होंने ऐसा मतंजन पका लेना है कि ना इन्होंने इधर के रह जाना ना उधर के। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है आने वाले दिनों में, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हें फ़ौरन इलेक्शन करवाना चाहिए था। तो ये तो हालात हैं बांग्लादेश के। अब याया खान का ज़माना याद आ गया। 23 मार्च के दिन भी यौम पाकिस्तान मनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने डट कर 23 मार्च मनाया। आप लाहौर देखें, आप लोधरा देखें, आप रावलपिंडी देखें, आप कराची देखें, आप फैसलाबाद देखें, आप कोई जगह उठा के देख लें, आप कोई रीजन उठा के देख लें, आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वोटर्स सड़कों पर थे। हाँ, ये अलग बात है कि 22 और 23 की दरमियानी रात सारी पुलिस सड़कों पर थी और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के पीछे और उनके घरों पर छापे मार रहे थे और उनको डंडा फेर रहे थे। मतलब अगले दिन यौम पाकिस्तान है और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजाब की हुई है उस दिन, उनके पीछे पुलिस चढ़ी हुई है। चौधरी ने पुलिस को डंडा फेरा हुआ है कि आप जाके आगे PTI वालों को डंडा फेरे, और पुलिस उनके पीछे चढ़ी हुई है। मतलब समझ से बाहर है क्या करना चाहते हैं ये लोग।
को अकल है, फहम है, नहीं है? 23 मार्च है, क्या क्या निकाल के ले जाना तहरीक इंसाफ ने इसमें से भाई? एक तरफ कह रहे हैं कि आपने नगमे जारी कर रहे हैं कि नौजवान और हम एक हैं और पाकिस्तान हमारा पैशन है, और नौजवान पाकिस्तान का दिन मनाने निकलते हैं तो आपको तकलीफ है। अब मसला तो आपको बता दिया, आपने कहा था कि सर्वे सारे ठीक आ रहे हैं, कोई भी सर्वे उठा के देख लें। ऐ चुक के देख लो सर्वे जरा आया जे नवा, इन सर्वे कहते हैं डी जी साहब, ए आया जे नवा आतिफ असलम वाला सर्वे 78% पे खड़ा है। अभी डिलीट ना कीजिएगा तो लग पता जाएगा कि सर्वे है क्या, नौजवान किधर खड़ा है। तो अब नौजवान के बगैर तो पाकिस्तान नहीं चल सकता ना। तो सरकार फिर आप खुद ही कुछ सोच लें, अपनी अदाओं पे गौर कर लें कि क्या हो रहा है। खैर जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। इसी में से एक खबर कि जब जिस वक्त बूरेवाला में छापे मारे जा रहे थे ना, कि वहां पर रोकना था तहरीक इंसाफ के जो 23 मार्च की जो जो यकजहती की रैली निकालनी थी, कौमी यकजहती की, उसको रोकने के लिए 22 की रात को जब बूरेवाला में छापे मारे जा रहे थे ना, तो डाकुओं ने डकैतियां करनी शुरू कर दी। उनको पता लग गया पुलिस तो पीटीआई के पीछे बिजी है, ऐसी अपना काम पाने हैं। तो जब डाकुओं ने डकैतियां करनी शुरू की तो एक खातून जाँ बाक हो गई और डाकू लूट मार करने के बाद फरार हो गए। तो ये पुलिस की कार्रवाई है और ये लोगों की बेचारों की सफरिंग है। चौधरी साहब राजी हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो बलूचिस्तान की है। एक तरफ तो मुजाहरीन ने सरफराज बुगटी से इस्तीफे का मुतालबा किया है। सरफराज बुगटी साहब ने रात गए मुजाहरीन के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा है कि आप ऑपरेशन कर दें। ये खबर पुरानी है एक दिन, लेकिन आपको मैं ये खबर इसलिए दे रहा हूँ कि अगली खबर इससे लिंक होती है। उसके बाद एक दिन पुराना ही बयान है अख्तर मैंगल का कि हमने जर्नैलों की वर्दियों को धोकर ड्राई क्लीन करके इसकी कालक को अपने मुंह पर मलकर इनके लिए रेड कारपेट बिछाया। उन्होंने मुल्क के हर इदारे को तबाह किया। एक इदारा है जो बाकी तमाम इदारों की तबाही का सबब है, अख्तर मैंगल। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि 4 एक ट्यूबवेल पर काम करने वाले मजदूर कत्ल कर दिए गए और 4 पुलिस वाले कत्ल कर दिए गए। मीन 8 लोग टोटल शहीद कर दिए गए एक ही दिन के अंदर। अब इसके बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हमारा रिस्पॉन्स है बलूचिस्तान में रेकोडेक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए 1.79 अरब रुपए की मंजूरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब आप बलूचिस्तान में लोग सोचेंगे कि इनको यहां जो दौलत पड़ी है रेकोडेक उसकी फिक्र है। 23 मार्च को जो वहां पर एक अफरा तफरी, उसकी फिक्र नहीं। और भाई ये करना भी था, 2-4 दिन रुक जाते, या कर भी लिया तो इस पर मुंह बंद रखते हैं। ये खबर देने वाली थोड़ी थी, इसको चुप करके अप्रूव कर लेते जैसे बाकी सारे काम करते हैं। ये खबर बताने वाली थी, अकल ना हुए थे मौजा ही मौजा। अच्छा जी, खैर सायरा बानो बहुत ही खूबसूरत बोलती, उम्दा बोलती है, हमारी बहन जब भी बोलती है। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में ठेके पर हुकूमत दी जाती है, बलूचिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं लक्ष्मी देवी का मुंह खुल जाता है। इससे बेहतर तो बात उन्होंने की नहीं। अच्छा, अब क्योंकि हमारे चौधरी की तबीयत बरूदी है तो हमारे तो हर बंदे की तबीयत बारूदी है। मतलब शिद्दत चौधरी साहब के रवैये में है, पुलिस वालों में भी आ गई है, ब्यूरोक्रेट्स में आ गई, सो मच सो कि हमारे नशइयों में भी आ गई है। पहले नशई होते थे, एक दूसरे को कोई सिगरेट की डब्बी मार दी, कोई माचिस मार दी, को बड़ा ही कोई कोई कमबख्त किस्म का नशई हुआ तो उसने कोई ईंट रोड़ा मार दिया। अब खबर आई उसने बम मारा है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं आप। हाँ, साढ़े नशई भी बम लाई फिर ने। सोचो हम कितना महफूज मुल्क है। ऐसे ही तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पर नहीं आ गए, मीन नंबर 1 के करीब नहीं पहुंचे हुए। ये डीआई खान से खबर है। डीआई खान के इलाके पारा चनार के करीब तूरी कब्रस्तान के पास एक जेर तामीर घर में मनशियात के आदि अफराद के दरमियान मामूली तकरार हुई, जिस पर एक नशई ने दस्ती बम लेकर दूसरे लोगों पर हमला कर दिया। 3 अफराद जाँ बहक हो गए, एक शदीद जख्मी है। और उसे अब खुदा जाने ये टेररिज्म है और वो नशइयों पर डाला जा रहा है या वाकई नशइयों का काम है। पर दोनों सूरतों में अल्लाह की स्पुर्दी है। जिस मुल्क के अगर ये टेररिज्म है तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है, लेकिन अगर टेररिज्म नहीं है, वाकई नशई का काम है, तो फिर भी और भी ज्यादा खतरनाक बात है कि अगर इस मुल्क में नशई दस्ती बम लेके फिर रहे हैं। मैं क्या तजिया करूं, मतलब ज्यादा ही काम खिलर गया हुआ है, इस पर क्या तजिया करूं मैं। खैर, खबरें और भी थी लेकिन वक्त पूरा हुआ, मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।